नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं ये कार्यक्रम, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि किस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है चर्चा का वो रहेगा उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती व जैविक खाद्य उत्पाद। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं जो कि इस विषय से जुड़ा हुआ है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के लिए डायल करें 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। और इसके साथ ही आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और फोन लाइन के जरिए ही हमसे बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वाईएस शिवे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवे प्रधान वैज्ञानिक है, सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। साथ ही हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस अनबलगन, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, कृषि विभाग, सिक्किम सरकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी हाँ, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती व जैविक खाद्य उत्पाद पर चर्चा करने से पहले शुरुआत में डॉक्टर शिवे आपसे हम समझना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में। किस तरह से जैविक खेती जो है उससे हम क्या मायने समझे और क्या लाभ है जैविक खेती के? देखिए, जैविक खेती करने की वह पद्धति है जिसके अंदर जो हम बिना रासायनिक खादों के, जो बिना रासायनिक हमारी खरपतवार नाशी हैं या हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनके इस्तेमाल न करते हुए खेती करते हैं। और इससे जो है हमारी मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है और जो हम पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो जैविक जो हमारे स्रोत हैं उनके माध्यम से करते हैं। जैसा वर्मी कंपोस्ट है, फार्मयार्ड मैन्योर है या हमारी हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए, और या हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं और सब फसल चक्र को इस तरीके से अपनाते हैं ताकि हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारा जो है वातावरण अच्छा रहे। और इसके साथ साथ जो हमें उत्पाद मिलता है जैविक खेती से, वो मनुष्य यदि इस्तेमाल करते हैं या पशु इस्तेमाल करते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो ये खेती करने की ये पद्धति है कि जिसमें बिना रसायनों के, बिना हम किसी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते हुए खेती करते हैं और उस तरीके से उत्पादों को पैदा करके जो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं वो स्वस्थ होते हैं। और उससे जो है हमारे 3-4 फायदे ज्यादा मैं गिनवाना चाहूंगा। एक तो जो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति है ये बन जाती है, क्योंकि हम लगातार जो हम किसी भी जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा जैसे नाइट्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन यदि हम जैविक खेती के अंदर जो है FIM, ग्रीन मैन्योरिंग या इन सब का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप रोटेशन का या क्रॉप रेजिड्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पोषक तत्व जो संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और हमारी की मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, जो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, वो जो है मतलब काफी अच्छी सुधर जाती है। उससे जो हमारी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अगर कहा जाए तो जैविक खेती जो है वो बहुत ही उपयोगी है। और इतना ही नहीं, जो किसान है उनकी आमदनी भी इससे काफी बेहतर हो सकती है। और खासतौर पर अगर जैविक खेती के लिए बात करें तो अग्रणी राज्य सिक्किम है। डॉक्टर अनबलगन, आपसे जानना चाहूंगी कि जैविक खेती जो है भारत में होती है काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन खासतौर पर सिक्किम का जिक्र करें तो पहला ऐसा राज्य है कि जो कि पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित हो चुका है। पूरे ही उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो किस पैमाने पर यहाँ पर जैविक खेती होती है और क्या उसकी स्थितियां हैं? हाँ, आपने सही बोला कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। जैसे जिसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है तो इसको हम ऑर्गेनिक के नाम में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज है। और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखें तो सिक्किम जब ऑर्गेनिक स्टेट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए। उससे पहले कोई भी ऐसे स्कीम नहीं था जो ऑर्गेनिक के बारे में या ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक के लिए कोई भी स्कीम नहीं था। इसके बाद जब स्कीम ऑर्गेनिक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करके अभी एंटायर नॉर्थ ईस्ट को एक ऑर्गेनिक सो इसके बाद अभी ये स्कीम जो है ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 हो चुके हैं इसके, और फेज 3 में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल, तो किस तरह से पूर्वी जो पूरा उत्तर पूर्व है वहां पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे आगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की आय का मुख्य साधन है खेती। किसान खेतों से सोना उपजाता है, लेकिन इस सोने यानी फसल की ताकत है मिट्टी। जी हाँ, अगर हमारे खेतों की मिट्टी स्वस्थ है तो फसल लहलहा जाती है, और मिट्टी स्वस्थ रहेगी तब जब हम अपने खेतों में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। किसानों के बीच भी जैविक खेती काफी लोकप्रिय हो रही है और इसमें सरकार भी किसानों को भरपूर सहयोग दे रही है। जैविक खेती करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। बात अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की करें तो उत्तर पूर्व भारत में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में वर्षा काफी अच्छी होती है, जो बायोमास उत्पादन को बढ़ावा देती है और जिसका उपयोग टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए जैविक पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। जैविक उत्पादन प्रणालियों के तहत अधिक उपज करने के लिए बागवानी फसल के विस्तार की भी यहाँ काफी संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में ज्यादातर क्षेत्र झूम भूमि के तहत आता है। इसका उपयोग जैविक चाय, कॉफी और औषधीय सुगंधित और डाई पौधों की खेती के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि सिक्किम ने तो दिसंबर 2015 तक पूरी तरह से जैविक स्थिति प्राप्त कर ली थी। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो सिक्किम है उसमें खासतौर पे 2015 में ही ये पूरी तरह से जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, और अब जैसे कि डॉक्टर अनबलगन भी बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर पर ही अब सरकार का जोर है कि जो जैविक खेती है उसे बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में डॉक्टर अनबलगन आपसे जानना चाहेंगे कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो किस तरह से अनुकूल है जैविक खेती के लिए एक तरह से, और आप इस स्कीम की बात कर रहे थे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई जा रही है, उसके तहत क्या कार्य अभी पहले फेज में किए गए हैं? पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये हिली एरिया है। हिली एरिया यहाँ का जो भी एग्रीकल्चर या खेती जो होती है वो हिल एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें बहुत कम फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। सो ये एक एडवांटेज है अभी भी, तो जो भी दूसरे राज्यों के लिए एडवांटेजेस पोजीशन में है। सिक्किम वो एडवांटेजेस पोजीशन को लेकर ये शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, और अभी जो हमने जो अचीव किया है उसके बाद सिक्किम और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बढ़ावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है वो उसका लक्ष्य था 1 लाख हेक्टेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लाना। तो यही था इस स्कीम का मकसद जो फेज 1 में इसका नाम है मिशन। जी बिल्कुल, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर शिवे, आपसे भी जानना चाहूंगी कि सरकारी स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा दिए जाने के लिए? हाँ, देखिए सरकार ने काफी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। 10,000 जो हमारे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बनाने की है परंपरागत कृषि योजना के अंदर, और उसमें जो है सरकार ने अनुदान भी दे रही है। जैसे कोई किसान भाई बहन जो है इनऑर्गेनिक खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, तो लगभग उसको 24 महीने से 36 महीने जो है कन्वर्जन पीरियड लगता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ जाने के लिए। तो परंपरागत खेती से जैविक खेती की तरफ उस पीरियड में जो है किसानों को मदद के लिए जो है हमारी सरकार जो है
20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से या 50,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मदद भी दे रही है जी। और मदद इस वजह से दे रही है क्योंकि मतलब जो भी उनको आदान इनपुट खरीदने की जरूरत पड़ती है या उनका खर्चा जो होता है सर्टिफिकेशन वगैरह में खर्चा आता है उसको सहन बहन करने के लिए आर्थिक मदद पहुंचा रही है। और सरकार का जो उद्देश्य है आगे परंपरागत खेती से अलावा जो हमारी जैविक खेती है इसको आगे बढ़ाने की है। और इससे क्योंकि हमारे जब 10,000 हमारी क्लस्टर बन जाएंगे और एक क्लस्टर के अंदर जो है लगभग 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए ये भी है, तो उसमें किसान जुड़ सकते हैं और जुड़ के जो है समूह बना सकते हैं। समूह बना के उसका ये फायदा ये होगा कि वो एक उत्पाद उगाएंगे उस क्षेत्र के अंदर और उस उत्पाद को जो है मार्केट में लेकर जाएंगे और वो अपना ही फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेशन में भी फायदा होगा और जो उनके दूसरे खर्चे हैं वो भी कम आएंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से भारत सरकार का बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये जिनका किसान तो ऐसे में डॉक्टर अनबलगन आपसे जानना चाहेंगे कि इस लिहाज से अभी पूर्वोत्तर में कितने बड़े पैमाने पर ये काम हुआ है, जो क्लस्टर बनाने का है या एफपीओ बनाने का है वो किस पैमाने पर काम किया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसान जैविक खेती करने वाले भारत में ही है, लेकिन अभी और गुंजाइश यहाँ पर बाकी है किसानों की तादाद बढ़ाने की, और इसके लिए किस तरह से प्रयास हो रहे हैं? हाँ, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ जो फार्मर्स अपने आप समूह बना सकते हैं, मतलब एफपीओ या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये स्कीम के अंडर में अभी तक इंडिया नॉर्थ ईस्ट में 100 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं और भी बना रहे हैं। और सिक्किम में हम अभी तक 28 एफपीओज बना चुके हैं और इस साल से हम लोग और एक 28 एफपीओ बनाएंगे। सो इस तरीके से हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये काम शुरू हो चुका है कि जो क्लस्टर बनाने हैं या एफपीओ बनाने हैं ताकि इससे जैविक खेती जो है वो किसान आसानी से कर सके, मार्केटिंग में भी सुविधा हो। डॉक्टर शिवा, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो जैविक खेती किसान करते हैं तो उन्हें किस किस तरह की पद्धतियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाम है सतीश ढाड़े जी। हाँ, तो मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, वाशिम जिला। जी सचिन जी, आपसे गुजारिश रहेगी पहले कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में ना हो देरी होगी इससे। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, जैविक खेती का कैसा है मेरे को वही बताओ, और सरकार से मिलती है सहायता? अच्छा ठीक है डॉक्टर शिवन। हाँ देखिए, महाराष्ट्र जो है हमारा दूसरा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा जैविक खेती होती है मध्य प्रदेश के बाद में, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। तो महाराष्ट्र जो काफी अग्रणीय है और महाराष्ट्र सरकार जो है इसको काफी बढ़ावा दे रही है। तो जो जैसे मैंने बताया कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, जो हमारे क्लस्टर 10,000 क्लस्टर्स बनाने हैं हमको और बना रही है सरकार, तो उसके अंदर जो है जैविक खेती को अपनाने के लिए जो भारत सरकार जो है 50,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से देती है किसानों को। और जो किसान आपस में जो जुड़ जाते हैं तो उनके लिए जो ये अनुदान की जो सहायता दी जा रही है, ये अब उससे जो आदान होते हैं उनके, यानी कि इनपुट जो होते हैं उनको खरीदने के लिए, या उनका खर्चा जो होता है सर्टिफिकेशन में उसके लिए, या मार्केट डेवलप करने के लिए जो खर्चा होता है, इसके लिए जो है अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन ये अनुदान जो है सारा कैश में ना देके कुछ जो है अलग अलग 3 साल के अंदर दिया जाता है। ये 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर दिया जाता है, थोड़ी थोड़े इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरीके से आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, जो जिला कृषि अधिकारी है, तो उससे मिल सकते हैं, या अपनी तहसील के अंदर जो हमारा डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं स्पेशली एग्रीकल्चर से संबंधित और जो योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके आप इसका फायदा ले सकते हैं और अपना समूह बना के उनसे मिलके इस तरीके से अनुदान लेके और फिर अपना मार्केट डेवलप करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए कोई आपको मशीनरी खरीदनी है प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके लिए भी अनुदान आपको समय समय पर दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो आपका जिला कृषि अधिकारी है या तहसील के अंदर जो बैठता है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उससे मिलके आप जानकारी लें और इन सब बातों का आप फायदा उठा सकते हैं। जी
बिल्कुल। तो सतीश जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर राजेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी हाँ। जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है जैविक खेती के लिए कैसे जी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल डॉक्टर अनबलगन, अगर आप सुझाव देना चाहें कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया क्या होती है? मैं और भी समझना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन किस बात की? जैविक खेती। जी जैविक खेती के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर एफपीओ फॉर्म करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना है। अगर ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वो जो जिस सर्टिफाइंग एजेंसी से करना चाहते हैं उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है कि अपने जमीन को या अपने फार्म को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए तो ये जरूरत है एक एग्रीमेंट, जिससे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एजेंसीज आके ऑडिट करते हैं। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। ठीक है। प्रमाणीकरण की और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती और जैविक खाद्य उत्पादों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ खंडवा मध्य प्रदेश से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अजय जी। अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न है कि वेस्ट डिकम्पोजर से जो हम खाद तैयार करते हैं उसको कितना पुराना हम खाद जो है वेस्ट डिकम्पोजर वाला हम उपयोग कर सकते हैं? 4 महीने पुराना, 6 महीने पुराना, कितने समय पुराना कर सकते हैं? ठीक जी, डॉक्टर शिव। देखिए, वेस्ट डिकम्पोजर से जो हम डिकम्पोज मटेरियल है उसको जो है हम जैसे ही वो तैयार हो जाता है, तैयार हम वेस्ट डिकम्पोजर जो है लगभग जो है 2 महीने में तैयार कर देता है। यदि हम उसको मिलाते हैं डिकम्पोज करने के लिए 2 महीने से लेकर 3 महीने में तैयार होने के बाद जो है आप कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें जो है ये देखने की ज़रूरत है कोई हमारा ऐसा जो मतलब माइक्रोब लोड तो नहीं है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए या हमारे जो खाद्यान्न उत्पाद हैं उनके अंदर तो नहीं आ जाए ई कोलाई वगैरह जो है एस्चेरिचिया कोलाई वगैरह, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जो है तैयार होने के जो बाद जो है आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तैयार वेस्ट डिकम्पोजर से हम जो कोई भी कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें लगभग जो 2 महीने से लेकर हमारा 3 महीने का टाइम लगता है और उसके बाद जो है आप कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है जो मैंने बताया कि जो इकोलाई वगैरह का कोई उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए जिससे वो हमारे उत्पाद में आ जाते हैं और फिर हमारी फसल को या हमें खाने वालों को नुकसान करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अजय जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और बातचीत को यहाँ आगे बढ़ाते हुए रुक करना चाहूंगी डॉक्टर अनबलगन जी का। डॉक्टर अनबलगन, हमें ये बताएं कि हम एफपीओ क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि किसानों के सामने ये स्थितियां आप स्पष्ट करें कि जैविक खेती अगर करना चाहते हैं और उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं तो क्यों ज़रूरी है क्लस्टर या एफपीओ जो कृषि उत्पाद संगठन है उसे बनाना, और किस तरह से उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है? एफपीओ क्यों बनाना है? हमारे भारत में तो सभी फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मतलब बहुत कम फार्म लैंड होती है उनके पास। तो इसीलिए अपना जो भी फसल है उसको मार्केट में पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक या आधा हेक्टेयर या आधा एक एकड़ होने वाले फार्मर के जो भी प्रोड्यूस हैं उसको ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए एक समूह बनाने से उसका प्रोडक्शन का सरप्लस हो जाता है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि उनका जो नेगोशिएटिंग पावर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगर एक फार्मर्स ग्रुप के तहत कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल फार्मर से ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए एक समूह बनाने की जरूरत है, तो अगर उसके बाद ये अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शिवे, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि बात हो रही थी कि सर्टिफिकेशन होती है वो किस तरह से होती है, इसके बारे में भी आपसे आगे मैं जानूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कृपया अपना नाम बताएं। पप्पू कुमार मेरा नाम हुआ जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप पप्पू जी? बिहार, पटना से, मोकामा जिला, पटना जिला। अच्छा ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जैविक खाद दिया सर, हम ट्रेनिंग लिए बकरी पालन करना है। अच्छा, हाँ, बिहार। आप टीवी की आवाज पहले बंद कर दीजिए पप्पू जी, इस बातचीत में देरी हो रही है। जैविक खाद के सर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर शिवे, अगर आप उनका सवाल समझ पाए हो कि कोई अच्छी नहीं मिल रहा है। क्या सवाल है? जैविक खाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसके बारे में देखिए, जैविक खाद किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैविक खाद तैयार करने का अच्छा तरीका, जैसे आपने कहा कि बकरी पालन करते हैं, बकरी की जो बीट्स होती हैं उनका इकट्ठा कर लीजिए और आप गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर जो उसके पोषक तत्व बाहर ना जाएं तो उसको इकट्ठा करिए, और जो भी कूड़ा करकट आपका घर का बचता है उसको भी उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से कंपोस्टिंग बना सकते हैं आप अपने फार्म के ऊपर या अपने घर के आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। कंपोस्टिंग करने के लिए ये जरूरी है कि हम जो है समय समय पर जो है उसका घर का वेस्ट है उसको भी मिलाएं, और हमारे पशुओं का गोबर होता है या बीट्स होती हैं, जैसे बकरी पालन अभी कह रहे थे, बकरी रखते हैं तो उनको सबको उसके अंदर मिलाएं और उसको जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, जैसे बारिश वगैरह होती है तो उस समय जो है उसको आप मिट्टी ढक दें उसके ऊपर, क्योंकि पोषक तत्व तो निकल के बाहर ना चले जाएं। तो इस चीज का ध्यान रखना। और यदि आपको जल्दी डिकम्पोज करना है, कंपोस्टिंग वगैरह जल्दी करनी है, तो आप उसमें कल्चर भी मिला सकते हैं। आजकल जो है वेस्ट डिकम्पोजर आ रहे हैं, तो उनको जो है जो भी नजदीकी आपका कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको जो है वेस्ट डिकम्पोजर मिल रहा है उसको ला के मिला दें उसको, तो जल्दी आपका जो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना के तैयार करें और मिट्टी के अंदर मिलाएं और जैविक खेती करें। और नेशनल रिसर्च सेंटर जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में, उसका जो है रीजनल स्टेशन भी आजकल पटना में खुल गया है, तो आप वहां से भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल जी, हरदा मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर। जी मैडम जी। जी अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, ये पूछना चाह रहा था कि अभी वर्तमान में अगले माह मूंग की खेती होगी। ठीक है। तो मैडम जी, मूंग में अपन जैविक खाद जो है क्या प्रति हेक्टेयर क्या डाल सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी मूंग की बुआई जो है 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो स्प्रिंग मूंग है उसको हम 15 फरवरी के बाद बोना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप इसकी जैविक खेती करना चाहते हैं
तो इसके अंदर कुछ भी जो है हम जो रसायन का उर्वरक का इस्तेमाल न करके गोबर की खाद लगाएं। और गोबर की खाद जो है लगभग हमारी जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गली सड़ी हुई होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब जिसमें अभी आप गोबर मिला भी रहे हैं, कच्चा भी हो और पक्का भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सड़ा गला गोबर होना चाहिए। अर्थात 3 से 4 महीने पुराना गोबर हो तो उसको मिलाना चाहिए और लगभग जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाएंगे। यदि शुरू करने जा रहे हैं अभी और पहले से ही जैविक खेती कर रहे हैं तो फिर आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 10 टन के आसपास ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पोषक तत्व का प्रबंधन हो सकता है आपके। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, आप जो हमारा राइजोबियम का टीका है, जो हमारी मूंग के हमारा बीज होता है, उसको उपचारित करके लगाएं और उससे भी जो हमारा जड़ों के अंदर ग्रंथियां बनती हैं, वातावरण की नाइट्रोजन इकट्ठा होती है, उससे भी काफ़ी फायदा मिलता है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से, एक तो बीज का जो है शोधन जो है आप राइजोबियम कल्चर से करें उपचार, और इसके साथ साथ जो है आप FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि हम गोबर की गली सड़ी खाद जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मूंग की मिलेगी। और उसके बाद जो दूसरी फसल होगी आपकी ऑर्गेनिक के अंदर, वो भी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से, रमेश जी, उनसे बात करते हैं। जी रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार, मैं 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। अब मुझे प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो मुझे अपनी जमीन जैविक है ऐसा घोषित करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, तो किस तरह से वो उसकी प्रोसेस होगी? डॉक्टर अनबलगन, आप क्या सुझाव देंगे? प्रमाण पत्र चाहिए, 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, तो कैसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी कमोडिटी को ऑर्गेनिक के नाम में बेचना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है। इसके लिए जो नजदीक जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसीज होंगे उनको अप्रोच करना पड़ेगा। ये आके आपके फार्म को सर्टिफाई करेंगे। इसका एक प्रोसीजर है। पहला उनको अप्रोच करके एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद साल में 2 बार आते हैं ऑडिट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद अगर सब ठीक रहेगा तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे उनके नाम में, जिससे ये रजिस्ट्रेशन या एग्रीमेंट हुआ है। तो इसके ये सर्टिफिकेशन 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला उसको ICS मैनेजमेंट बोलते हैं। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो फार्मर को करना पड़ता है, मतलब अपना फार्मिंग एक्टिविटीज का एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जिसमें इन्होंने जो भी करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जब सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल ऑडिट, जो सर्टिफाइंग एजेंसीज करते हैं। जो हमने ICS के रूप में जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है या मेंटेन किया है, उसको भी ऑडिट करते हैं और फील्ड विजिट भी करते हैं ये सर्टिफिकेशन एजेंसीज। सो ICS एक पार्ट है, दूसरा सर्टिफिकेशन और ऑडिट दूसरी पार्ट है। सो ये दोनों मिलके ही सर्टिफिकेशन होता है। सो ICS पार्ट जो है वो फार्मर खुद कर सकते हैं या किसी एजेंसीज को एंगेज करके कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशन तो थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी ये बहुत सारे एजेंसीज हैं इंडिया में। अभी लगभग 30 एजेंसीज ऐसे हैं जो एक्रेडिटेड हैं, उनको एंगेज करके ही करना पड़ता है। दूसरा एक सिस्टम है PGA सिस्टम, वो भी कर सकते हैं। तो जो भी सिस्टम चाहिए वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रमेश जी, मुझे उम्मीद है कि प्रमाणीकरण से जुड़ी तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ आकाश जी पलवल हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। आकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे केंचुआ खाद बनानी है, मैं कैसे बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल पूछा है आपने। बताइए डॉक्टर शिवा। केंचुए की खाद बना सकते हैं बिल्कुल। और केंचुए की खाद बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको जो है केंचुए लेने होंगे। और केंचुए जो खरीदने के लिए आप जो आपका नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूसा में भी मिलते हैं, आप पलवल रह रहे हैं नज़दीक, तो यहाँ से भी केंचुए मिल जाएंगे। हमारे जो बायोमास यूनिट है वहाँ पर कुछ देते हैं।
और इसके साथ साथ कुछ जो प्राइवेट जो हैं उनके यहाँ से भी केंचुए ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पहले केंचुए का इंतजाम करें, और इसके साथ साथ जो है आप केंचुए की खाद बनाने के लिए हम उसमें जो है वेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वेस्ट से जो हम वेल्थ भी तैयार कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। और गोबर की खाद भी लगानी पड़ती है, तो उसकी लेयर लगानी पड़ती है। नीचे जो है आप रेत लगाएंगे या रेत ना लगा के आप पक्का भी बना सकते हैं। और उसके बाद जो फिर रेत बिछाएं, रेत बिछाने के बाद में फिर गोबर की लेयर लगाएं, फिर कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल है उसकी एक लेयर लगाएं, और उसके ऊपर फिर केंचुए छोड़ें। और फिर केंचुओं के ऊपर जो है छोड़ने के बाद में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको जैसा मौसम हो उसी मौसम के अनुसार जो है उनको ठंड से भी बचाना है, गर्मी से भी बचाना है। तो उस तरीके से जो है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और समय समय पर पानी भी ऊपर से डालने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से केंचुए की खाद बना सकते हैं। इससे आप अपने खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं केंचुए की खाद को, और आजकल जो है एज ए एंटरप्रेन्योरशिप और एज ए एग्री बिजनेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड जो है बढ़ रही है। जैसे जैसे जैविक खेती का प्रकोप बढ़ रहा है, हमारा जैविक खेती बढ़ रही है, और उसके साथ साथ हमारे शहरों में भी जो है जैविक खाद की इस्तेमाल जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनमें हो रहा है। तो आप जो है काफी मांग होने लगी है केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट की, और ऐसे में आप अपने इस्तेमाल के लिए तो बनाए ही, और साथ ही जैसे कि डॉक्टर शिवे ने यहाँ पर सुझाव दिया है कि आप खुद एक उद्यमी बन सकते हैं। आप उसकी पैकेजिंग करें, पैकेट्स बनाएं, उसकी ब्रांडिंग करें, और इसके साथ आप बेच कर जो है आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं केंचुआ खाद से। बहरहाल यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें दूरदर्शन के साथ से। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती और जैविक खाद्य उत्पादों के बारे में। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं जैविक खेती से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। विक्रम रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विक्रम जी, स्वागत है आपका, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपने जो छोटे किसान होते हैं, जो अपने 1 बीघा 2 बीघा वाले, जी जी, तो मैम वो जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो उनका ये डर रहता है कि उनका उत्पादन जो है कहीं कम ना हो। तो मैं पेशे से, मैं वैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैं उनसे समझाता हूँ कि एग्रीकल्चर जो अपनी ऑर्गेनिक खेती, उसके ये फायदे हैं, आपकी लागत कम आएगी, आपको प्रॉफिट अधिक मिलेगा, तो वो इस बात को नकार जाते हैं। तो मैं ये उन्हें किस तरह से कन्विंस करूँ कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए और आप
इसको फायदे में लीजिए, तो वो कैसे कन्विंस किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अलबंगन, ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप इन्हें कुछ सुझाव दें, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में भी हम देखते हैं कि किसानों के पास बहुत बड़ी जोत नहीं होती है, जमीन का आकार भी छोटा होता है, और वहीं पर हम देख रहे हैं कि जैविक खेती जो है वो किस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में बताएं कि किस तरह से विक्रम जी सुझाव दे बाकी किसानों को कि जो छोटे किसान है, छोटी जोत वाले जो किसान है, वो किस तरह से जैविक खेती कर सकते हैं। डॉक्टर अनबलगन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कनेक्शन। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे कॉलर ने अभी सवाल पूछा था कि जो छोटे जोत वाले किसान हैं वो किस तरह से जैविक खेती करके लाभ ले सकते हैं, उन्हें किस तरह से इस बात के लिए समझाया जाए कि किस तरह से जैविक खेती को अपनाएं। मैं पहले ही थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था कि फार्मर्स जो हमारे इंडिया में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ही होते हैं जिसके पास जमीन कम होती है। सो इनके सुविधा के लिए एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या कलेक्टिवाइजेशन करने की जरूरत है जी। वो और क्लस्टर फॉर्मेशन की जरूरत है। उसके बाद ये कमोडिटी चूज करके उसको उगा कर सकते हैं, कल्टीवेट, और अपना प्रोडक्शन बढ़ा के एक समूह की तरह से ये मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड निकाल सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। अपना ही ब्रांड नेम भी हो सकती है इसमें। सो अपना एक बिजनेस हो जाता है। बिल्कुल। So best option is collectivization in the form of producer organizations or any other organizations. बिल्कुल। तो विक्रम जी, सीधे तौर पर जो सामूहिकता की शक्ति है उसे आप बताएं किसानों को, और इसी के जरिए समझाएं कि अकेले वो करेंगे तो जाहिर तौर पर कम होगा मात्रा में उत्पाद, और ऐसे में उन्हें दिक्कत आएगी। तो बेहतर है कि वो जो कृषक उत्पादक संगठन है, FPO है, वो बनाएं, बाकी और भी साथी किसानों से के साथ मिलकर, और उसके बाद जैविक खेती करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। डॉक्टर शिवे, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? जोड़ने चाह रहा था कि जैसा इन्होंने कहा कि किसानों की ये शंका रहती है कि शुरू में जो है जो छोटे किसान है विशेषकर कि उनकी जो है फसल जो है उत्पादन जो है कम होगा। बिल्कुल। लेकिन जो जैविक खेती है छोटे किसानों के लिए ही है ये, क्योंकि इसके अंदर जो है उनके पास जो पशु भी होते हैं और दूसरे जो है मतलब उनके पशुओं का जो वेस्ट होता है वो जो है अपने खेती के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको रोजगार भी मिल जाता है और उनको जो है बाजार पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शुरू में हो सकता है जब वो जैविक खेती करना चाहेंगे थोड़ी परेशानी हो या 10-5% उत्पादन कम आए, लेकिन 1-2 साल के बाद में, 2-3 साल के बाद में उत्पादन जो है कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि यदि हम पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे ढंग से करते हैं, जैविक खादों का इस्तेमाल करते हुए, बायो फर्टिलाइजर का, या हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, या हम जो हमारी ग्रीन मैन्योरिंग है जैसे सस्बेनिया है, या हमारा जो है ढैंचा है, इस तरीके से, या हमारा जो है दूसरे और बहुत सारे वो हैं जैसे हमारी मूंग है, उड़द है, इनका इस्तेमाल करेंगे जैविक खेती के अंदर, तो उनका जो रेजिड्यू बचता है उसके मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो उत्पादन कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो बायो फर्टिलाइजर को भी लगाएंगे तो बल्कि या इंटरक्रॉपिंग करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, तो इस तरीके से खेती करेंगे छोटे किसान तो उनकी उत्पादन में कमी नहीं आएगी, बल्कि अच्छा उत्पादन मिलेगा और उनको मुनाफा अच्छा होगा। तो इस तरीके से ऐसे में फसल चक्र की क्या भूमिका है, और इसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे जैविक खेती में। हाँ, देखिए फसल चक्र तो बहुत जरूरी है, चाहे हम जो परंपरागत खेती करते हैं चाहे जैविक खेती करते हैं, क्योंकि एक फसलों को हेर फेर कर बोना ही बहुत जरूरी है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए, और कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए, और खरपतवारों का नियंत्रण अच्छे ढंग से करने के लिए। और जैविक खेती में और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो इसमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं, चाहे हमारी मिट्टी की बायोडाइवर्सिटी है चाहे पौधों की बायोडाइवर्सिटी है। तो इस तरीके से जो है हम फसलों को उगाएं ताकि जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे और हमारे कीड़े मकोड़े भी कम आए। तो इस तरीके से फसल चक्र का अपनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, बहुत से किसान भाई और बहन जो है जैसे धान की खेती करना चाहते हैं, बासमती धान की, तो बासमती धान की खेती करने के लिए ये जरूरी है कि वो हरी खाद जरूर लगाएं। हरी खाद जो है ढैंचे की है, जो हमारी सनई की है, या काउपी की है, मूंग बीन की है, इनकी जो है उनके पोड़ भी तोड़ सकते हैं और बाद में बचे हुए अवशेष को मिला के और फिर बाद में धान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और फसल चक्र का भी अपनाया जा सकता है। और जो मिट्टी के जीवाणु हैं, बायोडाइवर्सिटी है, जैसे हमारे
केंचुए हैं या हमारे इसके साथ माइक्रोफ्लोरा फौना है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से फसल चक्र का अपनाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अनबलगन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो जैविक खाद्य उत्पाद है उनकी किस तरह की मांग है, किस पैमाने पर, और खासतौर पर अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें जैविक तौर पर लेने के साथ साथ ही उत्पाद कौन से खासतौर पर वहां पे तैयार किए जा रहे हैं? नहीं, जैसे सबको पता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक्स की जरूरत है। एक्चुअली ये जो बेसिक क्या प्रीमाइस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बता सकते हैं, इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसका जो भी इनपुट्स चाहिए वो अपने फील्ड से अपन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना अच्छा है। जितना भी एक्सटर्नल इनपुट्स कम करें उतना अच्छा है। तो इसीलिए हमारे फार्म को एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होना चाहिए। सो नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो यहाँ का जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जो भी लीफ लिटर या जो भी बायोमास है बहुत है। सो फार्म्स अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या फार्मर्स अपनी फार्म में ही ये सब बना सकते हैं। यहाँ का मिट्टी भी चलिए, वही कि जैविक खाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल, और जैविक खाद्य उत्पादों के बारे में भी, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कांता प्रसाद जी पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी कांता प्रसाद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कांता प्रसाद जी, आपकी आवाज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज बंद कर दें। जी मैम। जी पूछिए सवाल। मैं कह रहा हूँ मैम कि उत्तर प्रदेश जिला पीलीभीत में ये जैविक खेती के बारे में मैम ये योजना का लाभ है या नहीं है यहाँ पे? क्या जैविक खेती वहाँ कर सकते हैं या नहीं? अनुदान किस तरह से मिल सकता है? हाँ देखिए, जैविक खेती आप पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कर सकते हैं और काफी उत्तर प्रदेश सरकार जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी अनुदान दे रही है। जैसा मतलब हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और इसके अंदर जो है अनुदान जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये दिए जाते हैं और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप समूह बनाएं, पहले कुछ किसान आपस में जुड़ जाएं और लगभग जो है यदि जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अनुदान लेने में भी, और आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको मार्केट करने में भी आपको सुविधा होगी। और इस तरीके से जो है आप मार्केट से भी जुड़ सकते हैं और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, जैसा कि हमारे दूसरे साथी ने अभी बताया है। तो इस तरीके से पीलीभीत में अपार संभावनाएं हैं जैविक खेती करने के लिए और अनुदान भी है। आप अपने जिला कृषि अधिकारी से मिलें और उससे जो है अनुदान के बारे में और दूसरी जो जानकारी है कि कौन सी फसल आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है कंसेप्ट आ रहा है और उसी तरीके से जो है भारत सरकार भी जोर दे रही है और उत्तर प्रदेश भी अग्रणीय है अनुदान देने में भी और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी और किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना से जोड़ने के लिए भी। जी कांता प्रसाद जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं डीकम्पोजर के उपयोग के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे तरफ जैसे थ्रेसर से धान की निजाई करते हैं तो उसको जैसे उसका पुआल इकट्ठा रहता है तो उसमें हम डीकम्पोजर को किस रूप में और कैसे उपयोग करें मैडम? और मेरा एक सवाल और है। जी पूछिए। वैसे तो कहना चाहिए सुझाव है एक तरह से, जैसे आप लोग कृषि के बारे में जैसे बताते हैं कोई फसल के बारे में। जी हरीश, तो उसके क्या मैडम एपिसोड बना के आप उसको दिखा नहीं सकते क्या? बिल्कुल हरीश जी, अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो हम तरह तरह से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी और हेलो किसान के माध्यम से भी खास तौर पे अलग अलग फसलों के बारे में भी हम जानकारी लेकर आते हैं और जैविक खेती के बारे में भी समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो कृपया आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें। और फिलहाल जैसे कि अभी आपने पूछा है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका इस्तेमाल कर किस तरह से आप खाद तैयार कर सकते हैं, डॉक्टर शिवे आपने इससे पहले भी जानकारी दी है, मैं चाहूंगी कि हरीश जी के लिए एक बार फिर से आप जानकारी दोहरा दें। देखिए ऐसा है, इन्होंने पूछा है कि खेत के अंदर जो है किस तरीके से पुआल बच जाती है, उसका जो है डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके खाद बना सकते हैं। हमारे पूसा संस्थान ने जो है एक कैप्सूल निकाला है
वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जो है या पूसा डिकम्पोजर के नाम से, उस कैप्सूल को आप जो हमारा सूक्ष्म या माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है, सूक्ष्म विज्ञान जो है माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से मिल जाएगा और उसकी कीमत बहुत सस्ती है, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उसको वहाँ से मंगा सकते हैं आप पोस्टल के माध्यम से भी, और उसके तक यूज करने का तरीका भी उस पर लिखा होता है जो हम भेजते हैं। तो उसका जो है शुरू में जो है आप गुड़ लें और थोड़ा जो है बेसन ले, उसके अंदर मिला के कल्चर तैयार कर लें, और जब वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है तब उसको जो है आप मात्रा बढ़ जाने के ऊपर जो 2-3-4 दिन के बाद में वो कल्चर तैयार हो जाता है, और उसका जो है फिर आप स्प्रेयर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेयर से वेस्ट के ऊपर तो धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज करता है, उसमें लगभग जो है 1 महीना लग जाता है डिकम्पोज होने में। खेत के अंदर भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं पूसा डिकम्पोजर के नाम से जो हमारा कैप्सूल बना है, और आप एक पत्र लिख के आप अपनी डिमांड कर सकते हैं और अपना पूसा कैप्सूल डिकम्पोजर मंगा सकते हैं। एक तो बहुत ही सस्ते में ये मिल जाता है, और खास बात ये है कि एक बार अगर आपने ले लिया है तो आपको बार बार खरीदने की भी जरूरत नहीं है, उसी का एक हिस्सा बचा कर रख लेंगे तो उससे दोबारा आप जो है नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारा कैप्सूल है वो मंगाना ही पड़ेगा। एक बॉटल भी आती है, वो अलग से आती है, वो अलग से आती है जो पूसा वेस्ट डिकम्पोजर है, उसका कैप्सूल जो मंगाना ही पड़ेगा हर बार इस्तेमाल करने के लिए। जैसे रेजिड्यू को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो उसको फ्रेशली मंगाना पड़ेगा। अच्छा, और उसको कल्चर तैयार करके फिर डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप जो जैविक खाद है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती और जैविक खाद्य उत्पादों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनबलगन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो जैविक खाद्य उत्पाद है यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस तरह के बनाए जा सकते हैं और कितनी बाजार में इसकी मांग है? किसी तरह की फसल तो ले ली, लेकिन इसके साथ ही वैल्यू एडिशन करके और किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो हार्वेस्ट के बाद उसको वैल्यू एड करने की ज़रूरत है। तो जस्ट हर एक सेगमेंट को हमें कैटर करना पड़ता है। जैसे फ्रेश कमोडिटीज की ज़रूरत होगी या प्रोसेस्ड कमोडिटीज या और भी फर्दर टर्शियरी प्रोसेसिंग तक भी हो सकती है। तो इन सभी सेगमेंट्स को अगर कैटर करेंगे तो सबका एक्टिविटीज या इनिशिएटिव्स लेना पड़ता है। फ्रेश कमोडिटीज का
हो जाएगा फ्रेश, डायरेक्टली हम मार्केट कर सकते हैं, ब्रांड कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड कमोडिटीज के लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करना होगा और मार्केट के हिसाब से हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ हमारे कृषक भाई लोगों को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद मार्केट खोजते हैं, लेकिन हमें थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मार्केट में जो जरूरत है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर वो स्ट्रैटेजी लेके हम चलेंगे या कल्टीवेट करेंगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल। मार्केटिंग के लिहाज से आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से ब्रांडिंग करें और मार्केटिंग करें? हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कन्वेंशनल मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा अलग है। जैसे हमारे कन्वेंशनल कमोडिटीज जो भी हैं किसी भी मार्केट में हम बेच सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कमोडिटीज के लिए तो हर एक स्टेज में उसका सर्टिफिकेशन की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस हमारे सिर्फ प्रोडक्शन का सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग का भी सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनिक ट्रेड में या बिजनेस में जो भी इन्वॉल्व है उसका भी सर्टिफिकेशन या प्रूफ चाहिए। सो इसीलिए हर एक स्टेज, प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग हो या मार्केटिंग हो, सभी में एक रिक्वायरमेंट है। तो इसके बिना तो हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे। सो एक चैनल जैसा है, चैनल या ट्यूब जैसा है। अगर प्रोडक्शन से लेके हमें मार्केटिंग तक उस ट्यूब के अंदर ही जाना पड़ता है। मतलब इसका रिक्वायरमेंट्स हर एक स्टेज में फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट कर पाएंगे। तो ये जानकारी लेके अगर हम करेंगे तो जी बिल्कुल, तभी लाभ हो पाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अनबलगन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए हेलो किसान कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। चेतराम जी बैतूल मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। जी चेतराम जी, पूछे अपना सवाल। मैडम मैं केचुआ खाद जैसे लेना रहा, तो जैसे अभी बना नहीं पा रहे हम घर को, मतलब तो हमको लग रहा था 1 क्विंटल। जी क्या नहीं बना पा रहे? जैविक खाद बनाना चाहते हैं आप? अब बनाना चाहते हैं पर अभी इंतजाम नहीं है, 2-1 महीने लग जाएंगे उसको। अभी जैसे घर पे भिंडी लगाए तो उसको डालने के लिए 1 क्विंटल हमको खाद लग रहा था। डॉक्टर शिवे, जैविक खाद बनाने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैविक खाद बनाने के लिए आपको जो है वेस्ट चाहिए। वेस्ट जो है, चाहे आपके घर का वेस्ट है, चाहे आप क्रॉप रेजिड्यू है, और इसके साथ साथ जो है गोबर की खाद है। और गोबर की खाद पशुओं की भी हो सकती है, बकरी की भी हो सकती है, या मुर्गी पालन की भी हो सकती है, लेकिन वो ऑर्गेनिकली हो। ऑर्गेनिकली जो मतलब हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो ऑर्गेनिकली प्रोडक्शन सिस्टम हो, या भेड़ की हो, इनकी सबकी जो है मिला के बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको गड्ढा बनाना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के बाद में फिर उसको जो है आप वेस्ट को भी मिलाते रहें, और गोबर की गली सड़ी खाद जो भी वेस्ट हो मटेरियल उसको भी डाल सकते हैं, और पशुओं का जो हमारा यूरिन वगैरह होता है उसको भी उसके अंदर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे विचार से इनका ये पूछ रहे थे कि मतलब मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कहाँ से ले सकता हूँ। तो ये तो मैंने बनाने का तरीका बताया। खरीदने के लिए आप कहीं से भी, जहाँ पर स्रोत आपके नजदीक हो, वहां से खरीद सकते हैं अभी अपना इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें जो बनाया है उसने, चाहे वो केचुए की खाद है चाहे वैसी खाद है, वो सब जो है जैविक खाद के लिए, जैविक खेती के लिए है या नहीं, क्योंकि उसमें परंपरागत खेती से किए हुए स्रोतों का आदान नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रमाणित स्रोत से खरीदना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चेतराम जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर शिवे, आपने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत जी। तो विस्तार से आज आपने जाना कि उत्तर पूर्वी राज्यों में तो जैविक खेती हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा आप तमाम देश में भी आप जैविक खेती कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, अनुदान दिए जा रहे हैं, तो उनका लाभ भी आप जरूर उठाएं। इसी के साथ यहाँ पर बढ़ेंगे आगे और अब आपको बता दें अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में अगला विषय होगा बीज ग्राम योजना।
तो बीज ग्राम योजना पर कार्यक्रम होगा जिसमें आप बीजों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और बीज ग्राम खासतौर पर किस तरह से कार्य करते हैं। आप अपने सवाल हमें हेलो किसान 2015@gmail.com पर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इससे हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं 1800-113060 पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।